बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो हम इसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टडी करते हैं। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो एग्जांपल क्या होगा, डीएनए और आरएनए। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो नाइट्रोजनस बेस जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से पेंटोस शुगर से जुड़ता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से फॉस्फेट से जुड़ता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और यही क्या है, डीएनए और आरएनए। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, दो होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन, पायरिमिडिन साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन। प्यूरिन जो होते हैं वो डबल साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लिखने में छोटा, स्ट्रक्चर में बड़ा, और पायरिमिडिन जो होते हैं ये सिंगल साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। शुगर की बात करें, डीएनए आरएनए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। अगर नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो उसमें एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होता है डीएनए में, और आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है उसकी जगह। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर 1869 में, न्यूक्लिन नाम दिया इसको। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया। स्टडी डीएनए विद एक्स-रे डिफ्लेक्शन तो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने करी। डीएनए इन एसिडिक इन नेचर, डीएनए कैसा होता है भाई, एसिडिक नेचर का होता है। अगर बात करें हम लोग तो भाई नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, और ऐसे कई जब दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाते हैं तो बोल देते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड होता है, और ऐसी चेन बन जाती है। ये चेन आपस में किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है, A11T G11C। एरविन चारगाफ ने एक चारगाफ रूल दिया कि डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडिन आपस में बराबर होते हैं, A+G+T+C के बराबर होता है, तो A+G/T+C क्या होता है, 1 होता है। डीनेचरेशन ऑफ डीएनए की बात करें तो इफ डीएनए प्लेस्ड एट हाई टेंपरेचर डबल स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, अगर एडेनिन हमें 20% दिया, साइटोसिन पूछ लिया, तो एडेनिन और थाइमिन क्या रहेगा, बराबर A11T, तो 20 40 हो जाएगा, तो 60 में से सी कितना आएगा, 30, और ग्वानिन 30% रहेगा। अच्छा, डायमीटर कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो लेंथ ऑफ टर्न कितना हो गया भाई, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कांस्टेंट रहती है डायमीटर, क्यों, क्योंकि हर जगह प्यूरिन और पायरिमिडिन ही आपस में जुड़े रहते हैं। अच्छा, हमसे कोई पूछ दे कि भैया ये बताओ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितने तो कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड परसेंट है, तो जैसे जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतने से एक कम कर दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। यहाँ देखो 1 2 3 है तो कितना, 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाया। डबल स्टैंडर्ड में भाई 2 कम कर दो, क्योंकि एक स्टैंड में कम कर दो, एक स्टैंड में तो जितने नाइट्रोजन बेस है उसके 2 कम कर दो। और सर्कुलर में चाहे सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर हो या डबल स्टैंड, जितने नाइट्रोजन बेस है उतने ही क्या रहेंगे, क्योंकि देखो भाई 1 2 3 को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 और तीसरा ये, तो क्या उतने ही रहने वाले हैं, जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतने ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अच्छा, डबल हेलिक्स मॉडल कैसी है भैया, वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होती है। अगर बात करें हम लोग तो डीएनए को रैप करने के लिए डीएनए 10⁻⁶ मीटर की जो है डायमीटर वाले न्यूक्लियस के अंदर भाई 2 मीटर लंबा डीएनए कैसे आता है, तो पैकेजिंग के थ्रू, तो हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनके प्रोटीन्स के ऊपर क्या होता है, डीएनए रैप्ड रहता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि भाई फॉस्फोरिक एसिड मतलब एसिडिक है डीएनए, और हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं भाई, बेसिक होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन 5 है, H1 H2A H2B H3 H4, H2A H2B H3 H4 ये दो मिलके हिस्टोन ऑक्टामर बना लेते हैं, और इसी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए जो होता है रैप रहता है, और इस तरीके से ये रैप होने के बाद बनाता है न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में बात करें तो डीएनए जो होता है H1 के थ्रू, H1 लिंकर डीएनए के थ्रू जुड़ता है, तो H1 प्लस हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 200 बेस पर मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम। ऐसे न्यूक्लियोसोम जो होते हैं, कई सारे न्यूक्लियोसोम 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलोनॉइड बनाते हैं, और एक ऐसे सोलोनॉइड मिलकर क्या बनाते हैं, 2 क्रोमेटिड, और 2 क्रोमेटिड मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है भाई, बात करें तो 0 चार्ज रहता है। अच्छा भाई, इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती है। अगर भाई हमसे पूछ लेते हैं जो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखते हो तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। अगर कहीं हमसे ये पूछ लिया कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम बताओ कितने, तो 200 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 200 जितने बेस पेयर हो उसमें 200 का डिवाइड कर दो तो अपने आप न्यूक्लियोसोम आ जाएगी। इसका फॉर्मूला आगे लिखा हुआ भी है। वही अगर बात करें लूजली पैक्ड क्रोमैटिन को अपन बोलते हैं यूक्रोमैटिन, डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन को बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, और यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बात करें, एफ ग्रुप ने दिया, इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया 1928 में। क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 कॉलोनी बनाई, स्मूथ कॉलोनी, रफ कॉलोनी। स्मूथ कॉलोनी कैप्सुलेटेड म्यूकस कोटेड जो कि वायरुलेंट थी, नॉन म्यूकस कोटेड नॉन कैप्सुलेटेड म्यूकस कोटेड नहीं थी और नॉन वायरुलेंट थी। अच्छा, जब इसको हमने माइस के अंदर डाला तो माइस मर गया क्योंकि वायरुलेंट है, और इसको डाला तो माइस जिंदा बना रहा। लेकिन इसको अगर हीट किल करके डाला तो भी माइस जिंदा बचा रहा। लेकिन इन दोनों को साथ में डाल दिया तो भी माइस मर गया, मतलब कि इस हीट किल्ड वाले ने इसके अंदर कुछ डाल दिया जिससे कि माइस मर गया। तो ये चीज क्या डालेगी, इसका अभी प्रूफ नहीं हो पाया था कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है। तो हाउएवर बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अगर बात करें तो इसका बायोकेमिकल क्राइटेरियन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, एवरी मैक्लाइड एमसी कार्टी। के फुल फॉर्म बात करें तो ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लाइड और मैक्लाइन एमसी कार्टी, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस डीएनए कैसे प्रूव किया, इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम लिए, प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनए। जब प्रोटीएज डाला उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आरएनएज डालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और डीएनए डालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए डालने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब कंफर्म होगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इसको पूरा किसी ने सही तरीके से माना नहीं इसको, मतलब कि ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए को, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन वाले ही एंजाइम को यूज किया और बताया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है इससे पहले, क्योंकि प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल मान रहे थे। उसके बाद साइंटिस्ट आए हर्शे और चेज, हर्शे का नाम अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने क्या किया भैया, इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया और बैक्टीरियोफेज को 2
जगह ग्रो कराया, एक तो S35 वाले मतलब रेडियोएक्टिव सल्फर में और एक रेडियोएक्टिव फास्फोरस में। रेडियोएक्टिव सल्फर वालों का प्रोटीन रेडियोएक्टिव हो जाएगा और रेडियोएक्टिव फास्फोरस वालों का क्या रेडियोएक्टिव हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। तो बाद में पता चला जिनमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस वाले थे उनके थ्रू जिन इकोलाई को इन्फेक्ट कराया वो रेडियोएक्टिव बैक्टीरिया मिले, मतलब कि रेडियोएक्टिव फास्फोरस जिनके अंदर गया होगा, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। तो प्रोटीन कैसा होता है भाई, सल्फर, डीएनए में फास्फोरस होता है। वही बात करें बाहर क्या होता है, प्रोटीन का अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो T2 बैक्टीरियोफेज इन्होंने यूज किया था। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले किसने था, वाटसन और क्रिक ने, मतलब एक हाइपोथेसिस थी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया, मेसेल्सन और स्टाल ने इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया और ई कोलाई पे, किस पे किया, ई कोलाई पे। टेलर ने बाद में विसिया फावा बीन्स के ऊपर प्रूफ किया। ये क्या है भाई, टेलर ने किसके ऊपर किया, तो यूकैरियोट्स के ऊपर, इन्होंने प्रोकैरियोट्स के ऊपर प्रूफ किया। अच्छा, प्रूव करने के लिए मेसेल्सन स्टाल ने क्या किया, हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन यूज किया, ना कि रेडियोएक्टिव। N15 कैसा है भैया, हैवी है। और ग्रू ई कोलाई किसमें, NH4Cl में ग्रू कराया। ये दोनों भाई रेडियोएक्टिव है, S35 सल्फर और P32 फास्फोरस रेडियोएक्टिव है। अच्छा, NH4Cl में पहले ग्रो कराया, फिर उनको नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराया। इस तरीके से बैंड बने सेंट्रीफ्यूगेशन से, वो अभी आगे डायग्राम में देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इन CaCl में कराया। अब सेपरेशन किसके बेस पे करिए भाई, डेंसिटी के बेस पर इन्होंने सेपरेट कर दिया। आरएनए बात करें तो तीन तरीके, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, मिनिमम और लीस्ट स्टेबल होता है। आरएनए मैक्सिमम और मोस्ट स्टेबल होता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में 70s और यूकैरियोट्स में 80s वाला पाया जाता है। 70s 20 घटा दो 50 और 20 कम करो 30 हो गया। 80 का 20 कम करो 60 और 20 कम करो 40 हो जाएगा। 50 की 200 यूनिट 23 और 5s और 30 की 16s। 16 बात करें 28 5.8s और 5s यूनिट होती हैं। 40s की बात करें तो 18s सब यूनिट होती है। वही अगर आगे बात करें हम लोग जेनेटिक मटेरियल क्या होना चाहिए, तो शुड बी एबल टू जनरेट दिस रेप्लिका। डीएनए और आरएनए दोनों ही काम कर पा रहे हैं। अगर बात करें स्टेबल हो, स्लो म्यूटेंट हो जेनेटिक मटेरियल, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। आरएनए कैन इजीली एक्सप्रेस इटसेल्फ बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इन प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए अपन लोग इसलिए आरएनए को प्रेफर्ड करते हैं। अब एक बात करें, अगर हम लोग डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये पूरा जो सीरीज है इसको ऊपर सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। किसने दिया, तो फ्रांसिस क्रिक ने इसको प्रपोज्ड किया था, कंफर्म। इसके बाद अगर हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बनेगा। रेप्लिकेशन बात करें तो इसके लिए क्या होता है, डीएनए को सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देते हैं, तो हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देता है और फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। अब क्या होता है, आरएनए प्राइमर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज बनाता है, क्योंकि आरएनए ही जो है वो डीएनए को बनवाना स्टार्ट कर सकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से आरएनए प्राइमर बनाता है 5' एंड पे, और फिर डीएनए पॉलीमरेज जो होता है 5' to 3' क्या बनाता है, डीएनए बना देता है। लेकिन दूसरी स्ट्रैंड जो होती है इसमें 5' मिलता नहीं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 5' to 3' ही वर्क करता है। तो इसके लिए अब इधर इस साइड 5' मिलेगा, तो 5' to 3' इधर ऐसे वर्क करता है। तो इसलिए इधर क्या बनता है, फ्रेगमेंट बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, या इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, जिनको बाद में अपन लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही बातें यहाँ लिखी कि आरएनए प्राइमर आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से बनेगा और बाद में डीएनए जो है डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से डीएनए बनता चला जाएगा। अच्छा, और डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' वर्क करता है। ऐसे याद कर सकते हैं कि 35 से 53 बनाता है भाई। किसी फैक्ट्री में अगर बिजनेस कर रहा है तो 35 से 53 फायदा हो। दोनों डीएनए बनने वाले पैरेंटल के एकदम सेम होंगे, क्योंकि भैया एकदम से वैसे ही तो फ्रेगमेंट लगते जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो जब हम लोग डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन किसी फिक्स स्पेस में ही होता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसमें प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर होता है। जो स्ट्रक्चर जीन होता है वही मतलब कि कोड करता है, प्रोमोटर टर्मिनेटर स्टार्ट और टर्मिनेट कराते हैं। तो ये भाई टेम्पलेट स्टेट होती है इसमें और कोडिंग स्टेट होती है। टेम्पलेट स्टेट जैसा, टेम्पलेट स्टेट से कोड होकर जो होता है एमआरएनए बनता है और कोडिंग स्टेट जैसा बन जाता है एक तरीके से। कोडिंग स्टेट को अपन लोग रेफरेंस मानते हैं, मतलब कि अगर हमें पूछा है प्रोमोटर कहाँ पर तो 5' पे बोलेंगे, ना कि 3' पे, क्योंकि अपन रेफरेंस किसको मान लें, कोडिंग स्टेट को। कोडिंग जैसा प्रोडक्ट चाहिए टेम्पलेट से बनेगा, टेम्पलेट से बनता है लेकिन कोडिंग जैसा बन जाता है, लेकिन टेम्पलेट को ही क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अच्छा, वे बात करें टर्मिनेटर जो कहाँ लोकेटेड भाई 3' पे डाउन स्ट्रीम है, और प्रोमोटर किधर प्रेजेंट है 5' पे अप स्ट्रीम है। टेम्पलेट एंटीसेंड स्ट्रेंड बोल देते हैं इसको। कोडिंग स्टेज होता है 5' to 3' वाली होती है। डायरेक्शन प्रोमोटर से देते हैं अपन लोग, ठीक है। अगर बात करें स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेट्स डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड की जो होती है डेफिनेशन जो होगी वो रिवर्स हो जाएंगी अगर हम लोग इन पोजीशन को अलग अलग कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अगर बात करें आरएनए पॉलीमरेज, अब जो आरएनए बनाएगा भाई, आरएनए 3 तरीके बने, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो इनको बनाने के लिए प्रोकैरियोट्स में तो एक तरीके का ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों तरीके का आरएनए बनवा देगा, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। लेकिन यूकैरियोट्स में 3 टाइप होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। तो रिमोट से याद करते हैं आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। मतलब 1 वाला क्या बनाएगा आरएनए, 2 वाला क्या बनाएगा एमआरएनए और 3 वाला टीआरएनए बनवाएगा। अच्छा, आरएनए की तीनों फॉर्म बनवा सकता है, 28S, 18S और 5.8S। और ये एचएनआरएनए मतलब कि हाइड्रोजनस न्यूक्लियर आरएनए मतलब इनएक्टिव फॉर्म और फिर एक्टिव फॉर्म में एमआरएनए बनवाएगा। अच्छा, ये टीआरएनए, एसएनआरएनए और 5S आरआरएनए होता है। अच्छा, आरएनए जेनेटिक मटेरियल केवल टीएमबी और क्यूबी बैक्टीरियोफेज में होता है, इसको आगे भी पढ़ेंगे अपन कि केवल वायरसेस में ही कभी कभी जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरिया में भी नहीं होता है। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है।
आगे बात करते हैं अपन, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक एंड कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, हाइड्रोफिलिक, फिलिक है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक नहीं। इसके बाद बात करें आप लोग, तो अब प्रमोटर रीजन को कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। सिग्मा फैक्टर की हेल्प से प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, जो कि आरएनए का क्या करवाएगा, फॉर्मेशन कराएगा। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ दो काम करता है, एक तो भैया ये आरएनए बन पाएगा, और दूसरा ये जो था हाइड्रोजन बॉन्ड को भी खोलता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाते हैं, हेलिक्स खुलता जाता है, और आरएनए एमआरएनए कंटिन्यूस बनता चला जाता है टर्मिनेटर तक। अच्छा, टर्मिनेटर रीजन पे रो फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है, और यहाँ आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर और आरएनए तरीके से अलग अलग हो जाएंगे तीनों। अच्छा, बैक्टीरिया में ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, न्यूक्लियस तो होता नहीं, तो वो साइटोप्लाज्म में ही एमआरएनए बनना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वहाँ एमआरएनए बनते बनते ही मतलब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, राइबोसोम बाद जुड़ जाता है, प्रोटीन बना लेता है, तो इनको एक्टिव होने की जरूरत नहीं होती है। तो एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। कई बार तो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के पूरे होने से पहले ही स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक ही प्लेस में साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, वहाँ जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, इनमें कुछ नॉन फंक्शनल पोर्शन होता है इंट्रॉन्स, जिनको हटाना रहता है। तो इंट्रॉन्स को हटाना रहता है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी बोल देते हैं इनको। तो इंट्रॉन्स को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, जो कि नॉन फंक्शनल इंट्रॉन को रिमूव कर रहा है। अच्छा, रिमूव करने के बाद जो एक्सॉन है वो जुड़ जाएंगे। अच्छा, इसको जो है, अब जो एमआरएनए ये एक्टिव हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं एमआरएनए, और जो इनएक्टिव था इसको बोलते हैं एचआरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं इनएक्टिव एमआरएनए को, ठीक है। अगर वहीं अगर बात करें, इसमें कैपिंग 5 प्राइम पे करते हैं और टेलिंग करते हैं 3 प्राइम पे। कैपिंग किसकी करते हैं, गुआनी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और टेलिंग किसकी करते हैं, तो पॉलीएडेनाइल ग्रुप की 200 से 300 बेस पर इसमें हम क्या करते हैं, टेलिंग कर देते हैं। अच्छा, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग ये सब करने के लिए एसएनआरएनए जो है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कंफर्म। इसके बाद अगर हम बात करें, तो स्प्लिट जीन बात करें, तो जो स्प्लिट जीन वाला है, ये क्या है भैया, रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंस ऑफ आरएनए, बट स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट ancient feature of the genome, presence of introns is reminiscent of antiquity। तो पुराने समय क्या दिलाता है, वही अगर स्प्लिट जीन होता है, प्रेजेंट होता है दोनों इंट्रॉन्स और एक्सॉन में। स्प्लिट जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, इंट्रॉन्स और एक्सॉन दोनों जगह प्रेजेंट होता है, कंफर्म। आगे बढ़ेगा अपन टीआरएनए की बात कर लेते हैं, इस पेज को बचता नहीं है, कुछ नहीं छूटा है। इस टीआरएनए की बात करो, टीआरएनए जो होता है, बात करें तो टीआरएनए एक बात आएगी कि यहाँ पे कि भैया स्प्लाइसिंग जो होता है रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए, वर्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्प्लाइसिंग। तो ये स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस है। अच्छा, टीआरएनए बात करें, टीआरएनए हैज एन एंटीकोडन लूप दैट हैज अ बेस पेयर कंप्लीमेंट्री टू द कोड, कोड की कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होगा। इसके अलावा बात करें, एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। टीआरएनए प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है, इनिशिएशन के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, जिसे इनिशिएटेड टीआरएनए कहते हैं। स्टॉप कोडन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है। टीआरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2D क्लोवर लीफ लाइक होती है, और 3D स्ट्रक्चर बात करें तो इन्वर्टेड एल शेप होती है। 3 डैश पर क्या होता है भैया, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, और एक एंटीकोडन लूप होती है। इधर क्या होता है भाई, एंटीकोडन लूप जो होती है, इसको कोडॉन को रीड करती है। प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड का पॉलीमर बनता जाएगा भैया, प्रोटीन बन जाएगी। वही अगर बात करें टीआरएनए, एग्जिस्टेंस ऑफ टीआरएनए वाज पोस्टुलेटेड बाय फ्रांसिस क्रिक, ये बात किसने, फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी। अच्छा, ये बात अपन नीचे डिस्कस करेंगे। वही अगर आगे बात करें, जेनेटिक कोड जो जॉर्ज गोमेज, हरगोविंद खुराना और मार्शल नेरिमन ने दिया, इन्होंने बताया भाई कोड और ट्रिपलेट होता है, क्योंकि भैया 1 से तो 4 को कोड हो पाएंगे, 2 से 16 और 3 से क्या 64 हो पाएंगे। तो कोड टोटल कोडॉन 64 है, कोडिंग कितने भाई 61, और स्टॉप कोडॉन कितने, तो 3 होते हैं। अच्छा, कोड इज नियरली यूनिवर्सल, एक्सेप्शन क्या, माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और सम प्रोटोजोन्स। सम अमीनो एसिड्स आर कोड बाय मोर देन 1 कोडॉन, क्योंकि भाई 61 है, 61 को कोड करना है 20 को, तो मोर देन 1 से हो जाएगा, तो उसको डिजेनरेट होता है कोड। एयूजी हैज डुअल फंक्शन, मतलब इनिशिएट भी करता है और इसके अलावा मिथेनॉल की कोड भी करता है। यूयूयू और यूयूसी क्या करते हैं भाई, फिनाइल एलानिन को ही कोड करते हैं, दोनों के दोनों। स्टॉप कोडॉन कौन कौन है, उल्लू आया है, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, कंफर्म। उसके बाद करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भैया बात करें किसने दिया, एलेक्स जेफरी ने दिया। इसमें सैटेलाइट डीएनए यूज करते हैं। सैटेलाइट डीएनए बात करें इस प्रूफ की तरीके से यहाँ यूज करते हैं कि इसमें सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये बेस बनाता है किसका, जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है हैव 2 और मोर वेरिएंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस, के 2 या 2 से ज्यादा वेरिएंट प्रेजेंट है एक डीएनए में। अच्छा, डीएनए को अपन लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेट किया तो बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए मिलता है। बल्क डीएनए ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, जो कि 99.9% कंस्टिट्यूट करता है डीएनए का पोर्शन, और कोडिंग डीएनए बोलते हैं इसको। और सैटेलाइट डीएनए होता है 0.1% ऑफ डीएनए होता है, नॉन कोडिंग डीएनए होता है। इसको अगर बात करें अपन लोग दो यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, एटी रिच है या जीसी रिच, इस यहाँ पर 2 तरीके डिवाइड कर सकते हैं, मिनी वीएनटीआर और माइक्रो एसटीआर। मिनी वीएनटीआर 10 से 60 बेस पेयर होते हैं, और माइक्रो और छोटे 1 से 8 बेस पेयर, 10 से 60 और 1 से 8 बेस पेयर। मिनी वाला बात करें तो साइज इसका 0.1 से 20 केबी तक हो सकता है। अच्छा, सैटेलाइट डीएनए यही सब में डिफरेंस होता है, इसी को अपन लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं। ये रिपीटेटिव डीएनए होता है, फिंगरप्रिंटिंग में अपन लोग इसी को ही क्या करते हैं, मैच करते हैं। वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स और एसटीआर शॉर्ट टैंडम रिपीट। इसके बाद अगर बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक बात और कि स्नो ड्रॉप ऐसे कर सकते हैं, स्नो ड्रॉप तो साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए होती है, ये 0 0 कट हो गया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए होती है। वही अगर बात करें ह्यूमन जीनोम बात करें तो ये
फॉर सिक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम को पूरे की सीक्वेंस किया। लॉन्च 1990 में हुआ, 13 साल तक चला, 2003 तक, लेकिन फर्स्ट क्रोमोसोम मई 2006 में डिस्कवर हो पाया पूरा। अच्छा, यूएस, यूके, जापान, चाइना, फ्रांस और इन अदर कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। ह्यूमन जीनोम बात करें अप्रॉक्सीमेट 3 बेस पेयर होते हैं, जिनमें बात करें पर बेस पेयर $3 खर्चा आता है, तो कितना ज़्यादा खर्चा होगा समझ लो। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बायो इन्फॉर्मेटिक्स के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। अच्छा, मेथोडोलॉजी दो थी, एक तो एक्सप्रेस सीक्वेंस और सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन मतलब ब्लाइंड अप्रोच, मतलब कि पूरे के पूरे को कोड को सीक्वेंसिंग कर दो, होल ऑफ जीनोम कोडिंग या नॉन कोडिंग जो भी हो सबको कोड क्या कर दो, सीक्वेंस कर दो। और एक्सप्रेस सीक्वेंस टाइम में क्या करते हैं भाई, ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस आरएनए, आरएनए के तरीके से एक्सप्रेस होते हैं उनको सबको क्या कर देते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं सिर्फ उनको ही हम कोड करते हैं। अच्छा, बात करें तो होस्ट बैक्टीरिया या ईस्ट हो सकता है। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक्ट, और ईस्ट है तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। वही अगर बात करें हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो अगर ह्यूमन में बात करें तो क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। अच्छा, एक एक क्रोमोसोम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, जीन से मिलकर बना होता है, तो लगभग 30,000 जीन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। और बेसिस की बात करें तो लगभग 3,164.7 मिलियन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक क्रोमोसोम किससे मिलकर, जीन से मिलकर बना है। मैक्सिमम जीन एक नंबर क्रोमोसोम होता है 2968, और वाई में 231 लगभग सबसे कम जीन होते हैं प्रेजेंट। अच्छा, अब जो जीन है वो किससे मिलकर बना है, बेस पेयर से, तो एवरेज 3000 बेस होते हैं पर जीन में, लेकिन साइज का वेरी कर सकता है। जैसे डिस्ट्रॉफिन में 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, टोटल बात करें 3,164.7 मिलियन बेस है। ये बात करें, ये 20 से 25 के भी लिख रखा है वहाँ पे एनसीईआरटी में। अगर बात करें ह्यूमन जीनोम 3,164, ये तो सारी बातें हो गई। 99.9% न्यूक्लियोटाइड आर सेम इन ऑल पीपल। 50% से ज़्यादा का जीन का फंक्शन अपन को अननोन है। 2% से कम जीनोम जो है कोड करता है प्रोटीन के लिए। क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट जीन 2968, और वाई में फ्यूएस्ट है 231। 1.4 मिलियन लोकेशन क्या है, एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच्ड ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, सम टाइम 100 to 1000, 100 से 1000 टाइम तक रिपीट हो सकते हैं। वहीं अगर आगे बात करें हम लोग लैकोप्रोन की अगर बात करें तो ये फ्रांसिस जैकब और जॉक मोनाद ने डिस्कवर किया था। फ्रांसिस जैकब एक जेनेटिस्ट है और जैक मोनाद क्या है भाई, बायोकेमिस्ट है। अगर बात करें तो ये भैया कंट्रोल कैसे होता है, जो स्ट्रक्चरल जीन हो गया, प्रोमोटर हो गया, टर्मिनेटर हो गया, तो ये कंट्रोल कैसे होता है, तो इसको पिपोजिया तरीके से करते हैं, पिपोजिया। तो ये यहाँ इनहिबिटरी जीन होता है, ये क्या करता है, परमानेंट एक इनहिबिटरी एमआरएनए बनाता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, जो कि भैया रिप्रेसर प्रोटीन बनता रहता है। और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ये ऑपरेटर रीजन से जुड़ जाता है, जिससे कि यहाँ प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाता, तो ये जो होता है इसका एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है फिर। तो लेकिन जब क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज यहाँ जुड़ जाता है अगर, तो लैक्टोज क्या करता है, इसकी जो साइट है इसको डिफॉर्म कर देता है। नॉर्मली ऐड टू अपोनेंट पर जुड़ता रहता है, लेकिन अब लैक्टोज के प्रेजेंस में क्या होगा कि इसकी साइट को डिफॉर्म कर देगा, जिससे कि आरएनए अब ये ऑपरेटर पे जुड़ नहीं पाएगा, तो प्रोमोटर रीजन पे कौन जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, और ये ट्रांसक्रिप्शन करा देगा, जिससे कि एमआरएनए बन जाएगा। तो जो लैक्टोज है भाई यही तो ट्रांसक्रिप्शन कराने में काम करता है। ये प्रेजेंस में इसकी ऑन रहेगा और एब्सेंस में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, मतलब एब्सेंट होगा अगर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट होगा तो कोई एमआरएनए नहीं बन रहा होगा। अच्छा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसर लैक्टोज या एलोलैक्टोज भी हो सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो होता है या गैलेक्टोज वो कभी भी इंड्यूसर की तरीके से लैकोपेरोन में वर्क नहीं करेगा। कंफर्म। तो लैकोपेरोन, अब जो लैकोपेरोन की अगर हम बात करें, सुना बात को, तो इसमें बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन में बात करें तो देखो 3% है, मतलब कि ये स्ट्रक्चरल जीन किसका, बैक्टीरिया का, क्योंकि अपन लोग में कैसा होता है भाई, मोनोसिस्टोनिक होता है यूकैरियोट्स में। तो अब इससे क्या होगा भाई, अगर लैक्टोज प्रेजेंस है तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये अब आरएनए पॉलीमर जुड़ जाएगा, और ये क्या करता है भाई, एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए बात करें जेड वाला क्या बनाएगा, बीटा ग्लूकोसाइड, बाई वाला परमेज, और ए वाला ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा ग्लूकोसाइड लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ देगा, परमेज बात करें इंक्रीज कर देगा परमिबिलिटी ऑफ बीटा ग्लूकोसाइड्स की, ट्रांसएसिटाइलेज ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप। ये ऑल 3 जीन रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए तीनों रिक्वायर्ड होते हैं। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में ऑन रहेगा, लैक्टोज की एब्सेंस में ऑफ रहेगा। हर ऑपरॉन का अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है। कंफर्म। आई क्या, इनहिबिटर है, और ये बात करें तो ये रेगुलेटरी जीन है। आई क्या है भाई, रेगुलेटरी जीन होता है। कंफर्म। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, लैक्टोज लैकोपेरोन होता है, इसके अलावा ट्रैपोपेरोन, एराओपेरोन, हिस्टोपेरोन, वैलोपेरोन टाइप के भी हो सकते हैं। नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन है, इंड्यूसिबल ओपेरोन होता है। लैक्टोज बैक्टीरिया के एनर्जी सोर्स होता है। लैक्टोज की एब्सेंस में बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम नहीं बनेगा। लैक्टोज इज द substrate for beta galactoside enzyme and it regulates switch on off of the operon का ऑन ऑफ के स्विच को रेगुलेट करता है। सेल में लैक ओपेरॉन हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है, तो लैक्टोज सेल में इंटर नहीं कर पाएगा, बिकॉज लैक ओपेरॉन परमिएज से परमिबिलिटी इंक्रीज करेगा तभी इंटर करेगा। मतलब लैक ओपेरॉन हमेशा प्रेजेंट रहेगा, लैक ओपेरॉन तो परमिएज बनाएगा, परमिएज की प्रेजेंस में परमिबिलिटी बढ़ेगी तभी तो लैक्टोज अंदर इंटर कर पाएगा, इसलिए सेल में लैक ओपेरॉन हमेशा प्रेजेंट रहता है। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की लाइन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव। तो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस में ही तो सैटेलाइट डीएनए में ही तो सिर्फ वो होता है, डिफरेंस होता है। अगर वहीं अगर आगे अपन बात करें तो एक पेज है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उसको आप देख लेते हैं।
टीआरएनए मोनोसर आता है, एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, आरएनए कैटालिटिक रोल है, एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल बेस पेयर में डिफरेंस है कहीं पे भी। जीन रेगुलेशन बात करें ट्रांसक्रिप्शन लेसन पे ट्रांस स्प्लाइसिंग लेवल में डीएनए से एमआरएनए बनाता है, वो आरएनए प्रोसेसिंग मतलब स्प्लाइसिंग हो रहा है, या ट्रांसफर ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और ट्रांसलेशन लेवल पे पल्लो क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं जीन को। ट्रांसलेशन बात करें तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा सबसे पहले, प्रेजेंस ऑफ एटीपी में, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए बोल सकते हैं, फिर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट से सुपरमेंटेंट क्या मिले थे अपन को, प्रोटीन कोड मिले थे किसके, बैक्टीरियोफेज के। वही अगर आगे बात करें राइबोजाइम्स आरएनए वर्क एज कैटलिस्ट की तरीके से वर्क करते हैं। सिस्ट्रॉन जीन इज अ लेंथ ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, जो क्या कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। सिस्ट्रॉन जीन जो है एक लेंथ ऑफ डीएनए जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। सिस्ट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ function currently such a gene in called structural gene. A cistron codes for a polypeptide, एक पॉलीपेप्टाइड के लिए क्या करता है, कोड करता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यूनिट इसकी अगर बात करें हम लोग तो आरएनए बात करें तो जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ ये इसके एडिशन रोल है, एडाप्टर, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक मॉलिक्यूल के तरीके से वर्क करता है। डीएनए बात करें, डीएनए जैसे बैक्टीरियोफेज बात करें तो उसमें 174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड है। लैम्डा में कितने 48502 बेस पेयर है। स्टिरियोक्लाइन 4.6 बेस पेयर है। हैप्लॉइड कंटेंट डीएनए में कितने भैया है, ह्यूमन में 3.3 to 10.9 बेस पेयर है। सब जगह क्या है भैया, ये सिंगल स्ट्रैंड है, बाकी सब जगह डबल स्ट्रैंड है। ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, ये भी सर्कुलर, ये भी सर्कुलर है। ह्यूमन वाला कैसा भाई, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। अब इसमें वो तो निकाल ही लोगे कितने भैया, वो परसेंट क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि अपन लोग सीधा बना लेंगे जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड N-1 कर देंगे, डबल स्ट्रैंडेड N-2 कर देंगे, और सर्कुलर तो जितने न्यूक्लियोटाइड हो तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा अगर हम बात करें शुगर की, राइबोज शुगर में क्या होता है भाई, OH परसेंट होता है, सेकंड नंबर पे देखो बाकी सब सेम है, OH ऊपर नीचे नीचे OH और यहाँ शेष 2OH, तो दूसरे नंबर पे क्या OH परसेंट होता है। डीऑक्सी मतलब एक OH हटा दो, एक O हटा दो, डीऑक्सी 2 पे डीऑक्सी राइबोज, तो 2 पे डीऑक्सी राइबोज कर दिया। अब वही अगर बात करें ये भाई, तो 1 नंबर पे क्या जुड़ता है भाई, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। 5 नंबर पे क्या जुड़ता है, फॉस्फेट जुड़ता है। अब 5 नंबर फॉस्फेट, 3 नंबर फॉस्फेट और 5 नंबर फॉस्फेट मिलकर क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। ये बात याद रखिए। एंड नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ 1 प्राइम pentose sugar through and glycosidic bonds है। अब when a phosphate group is linked to OH of 5 prime carbon of a nucleoside through phosphoester bond, phosphoester linkage, 2 nucleotides are linked through 3 prime to 5 prime phosphodiester linkage to form a nucleotide। अब ऐसी 1 एंड क्या फ्री, 1 एंड पे 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम पे OH फ्री है और 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है। ये देखो भाई न्यूक्लियोटाइड की पूरी चेन दिखाई, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो फॉस्फेट एमओटी मतलब कि ग्रुप 5 प्राइम एंड पे फ्री है, विच इज रिफर टू एज 5 प्राइम एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। OH जो है 3 प्राइम पे फ्री है, जिसको अपन 3 प्राइम होता है। बैकबोन किसकी, शुगर और फॉस्फेट की होती है। एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट 2 प्राइम पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है राइबोसोम में, और यूरिसिल प्रेजेंट होता है थाइमिन की जगह पे। किसमें भैया, थाइमिन को अपन 5 मिथाइल यूरिसिल बोल सकते हैं। इसलिए ये कैसा होता है, डीएनए स्टेबल होता है 5 मिथाइल यूरिसिल, और वो कैसा होता है, आरएनए अनस्टेबल। एक तो OH प्रेजेंट है, दूसरा इसमें डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर ने इसको आइडेंटिफाई किया था। अगर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए की बात करें तो किस पे बेस्ड है, एक्सरे डिफ्लेक्शन, कंप्लीमेंट्री ऑफ बेस पेयरिंग और चार्गा फ्रूट। एक्सरे डिफ्लेक्शन, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग और चार्गा फ्रूट पर ये बेस्ड है। अगर बात करें हम, ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पैरामीटर, इसीलिए क्या होता है भाई, अप्रॉक्सीमेटली पूरे टाइम पर डायमीटर कांस्टेंट बना रहता है। 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड हेलिक्स में कॉइल्ड रहते हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। बात करें प्लेन ऑफ वन बेस, एक के ऊपर एक स्टैक्स की तरीके से लगी हुई स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इज एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्म स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है। वही अगर आगे बात करें हम लोग, हमें अगर लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है तो टोटल बेस पेयर इनटू 0.34 नैनोमीटर 3.4 अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग कर दो तो क्या आ जाएगा भाई, टोटल लेंथ आ जाएगा, क्योंकि दो के बीच की दूरी 3.4 है, तो टोटल जितने बेस पेयर होंगे तो 3.4 कर दो। तो भाई लिखा है लेंथ ऑफ डीएनए निकालने के लिए मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू भैया दोनों के बीच की दूरी। तो जैसे 6.9 बेस पेयर होता है, 0.34 नैनोमीटर दूरी होती है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 मीटर लंबा आएगा डीएनए। 2.2 मीटर लंबा 10⁻6 मीटर के डायमीटर वाले न्यूक्लियस के अंदर कैसे प्रेजेंट है, तो भाई ये है इस तरीके से बना के भैया, ये देखो एस्ट्रोनॉक्टम हो गया, डीएनए हो गया, H1 हो गया, और ये क्या बन गया भाई, न्यूक्लियस मॉडल हो गया। अगर हमें क्या निकालना है, किसी भी पॉइंट पर हमें डीएनए में पता करना है कि भैया बेस पेयर कितने हैं, तो 0.34 नैनोमीटर से डिवाइड कर दो, जितना दूरी है उसमें 0.34 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 0.34 दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। अगर बात करें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो होता है डीएनए जो होता है उनके न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो फिर भी वो एक डिफाइंड एरिया में होता है जिसको न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। अच्छा अब ये यहाँ भी डीएनए जो होता है, डीएनए को कॉइल करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, दैट है पॉजिटिव चार्ज, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रोटीन चाहिए होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाई प्रोटीन से हेल्ड रहते हैं। अगर वहीं अगर बात करें हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पे अपन 200 कर दो। इक्विलिब्रियम न्यूक्लियोसोम नहीं होगा क्योंकि वो प्रोकैरियोट है। अगर बात करें हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स दैट आर फर्दर कॉइल्ड, जो और कॉइल्ड होता रहता है, कंडेंस होकर मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम बना रहता है, लेकिन क्रोमोसोम वैसे प्रोफेज में बनता है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, जैसे जिन्हें नॉर्थ ईस्टर्न प्रोटीन बोल देते हैं। अगर बात करें एविडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू विद चार्ज साइड चेन,
तो अमीनो एसिड जो होता है चार्ज साइड चेन पर डिपेंड करता है। भाई हिस्टोन इसलिए कैसे होते हैं भैया, उसमें बेसिक अमीनो एसिड होते हैं ना, लाइसिन ऑर्जिन। अगर भैया बात करें रेडियोएक्टिव फेज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई, तो इनमें इन्फेक्शन किससे रिमूव, मतलब अपन लोग पहले क्या करते हैं भैया, इनको इन्फेक्ट कराते हैं, तो भैया इन्फेक्शन के टाइम पे क्या होता है भाई, दोनों रिमूव हो जाएंगे, मतलब जो प्रोटीन कोड है बैक्टीरिया, और फिर क्या करेंगे ब्लेंडिंग करके इनको क्या करते हैं भाई, दोनों रिमूव हो गए, और अब सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या कर लेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, मतलब कि प्रोटीन कोड अलग और बैक्टीरिया अलग कर लेंगे। तो भाई लिखा है भाई सेपरेशन करें, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो इसमें भाई ये सल्फर को अपन लोगों ने रेडियोट करा, यहाँ डीएनए को, तो डीएनए रेडियोट किया, उसमें फाइनली हमको जो है रेडियोएक्टिव वाले क्या मिले, हमें बैक्टीरिया मिले। तो यही ऐसा चीज़ ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, फाइनल प्रूव। वहीं अगर बात करें हम, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ओनली सम वायरसेस बट नॉट इन बैक्टीरिया। कौन कौन वायरसेस है, वायरस क्यूबी बैक्टीरियोफेज और टोबैको मोजेक वायरस में ही सिर्फ होता है। डीएनए इज द, मतलब वायरसेस में ही होता है, बैक्टीरिया में भी नहीं होता है। डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयर आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन मैसेंजर एंड एडाप्टर जैसे वर्क करता है। अगर बात करें बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन ऐसा काम नहीं कर सकता, इसलिए प्रोटीन तो बिल्कुल ही नहीं है, डीएनए आरएनए में से ही कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होगा। स्टेबल, अब बात करें जेनेटिक मटेरियल के पास क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में, जैसे स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बात करें तो हीट करने के बाद बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन फिर भी उसके जेनेटिक मटेरियल कुछ क्वालिटी बची रही, जो कि बाद में भी सही टेम्परेचर मिलने पे क्या होगा भाई, वो दोबारा रिफॉर्म हो गई और दोबारा से ट्रांसफर हो गई थी स्मूथ कॉलोनी वाली रफ कॉलोनी में। अगर बात करें 2' ग्रुप जो होता है आरएनए में, वो क्या करता है भैया, इसको अनस्टेबल करता है, इसको रिएक्टिव बनाता है, तो अनस्टेबल होता है। आरएनए लेवल एंड इजीली डिग्रेडेबल। आरएनए इज आल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, हेंस रिएक्टिव है, क्योंकि कैटालिटिक है तो रिएक्टिव ही होगा। देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए। देयरफॉर अमंग द 2 न्यूक्लिक एसिड्स द डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है भाई, बेटर जेनेटिक मटेरियल है। द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। डीएनए के लिए एडिशनल स्टेबिलिटी देता है, मतलब यूरेसिल का प्रेजेंस होना, थाइमिन का प्रेजेंस होना कहाँ, यूरेसिल की जगह पर डीएनए में, तो ये यूरेसिल से थाइमिन बन जाता है। बाद डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेटेड फास्टर रेट, इसलिए तो वायरसेस में आरएनए होता है जीनोम, तो इसलिए उनकी लाइफ स्पान कैसी होती है भैया, छोटी होती है, हैव शॉर्टर लाइफ स्पान, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। आरएनए कैन इजीली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। आरएनए डायरेक्ट कोड करेगा प्रोटीन के लिए और इसलिए एक्सप्रेस कैरेक्टर को जल्दी करता है। आरएनए डीएनए कैन फंक्शन जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल एंड प्रेफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपन लोग can functions genetic material but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. For transmission of genetic information RNA is better. ट्रांसमिशन के लिए क्या है भाई, RNA बेटर है। RNA वर्ड की बात करें, RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that initial life processes such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA. RNA used to act as a genetic material as well as a catalyst. There are some important biochemical reactions in living system that are catalyzed by RNA. Catalysts and not by protein enzyme. But RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA which chemical modifications that make it more stable. DNA being double stranded and having complementary strand further resist changes by evolving a process of repairing. मतलब डीएनए बात करें, डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए ही बना है, केमिकल मॉडिफिकेशन होकर भाई यूरेसिल की जगह थाइमिन हो गया, इट मोर स्टेबल होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। अच्छा वहीं अगर बात करें आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाई प्रोटीन एंजाइम, बट कैटलिस्ट तरीके से बिहेव कर सकता है प्रोटीन एंजाइम, ठीक है। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल है, इसीलिए अपन लोग आरएनए को कम प्रेफर करते हैं। रेप्लिकेशन की बात करें, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट, तो मतलब कहेगा आरएनए जो होता है वो कैटलिस्ट होता है कई सारी रिएक्शंस में जहां प्रोटीन कैटलिस्ट तरीके से बिहेव नहीं करता है। आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव तो अनस्टेबल हो गया, और डीएनए बात करें तो स्टेबल होता है। और रेप्लिकेशन की बात करें, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग, मतलब स्पेसिफिक कंप्लीमेंट्री तरीके से वी हैव पोस्टुलेट इमीडिएटली सजेस्ट्स अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। वाटसन एंड क्रिक ने बात करी, प्रपोज करी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव इज शोन फर्स्ट एस्चेरिशिया कोलाई में किया गया, सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स में भी, और इसके अलावा एनिमल्स ह्यूमन सेल में भी किया गया। क्या भैया ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पहले तो भाई किसमें किया, एस्चेरिशिया कोलाई में रेप्लिकेशन का प्रूफ किया, बाद में हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में भी किया। अगर बात करें मेसेल्सन और स्टाहल ने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया 1958 में। ये सारी बातें अपन एनसीईआरटी में कर चुके हैं। तो ये देख लो भाई, N15 वाले में पहले ग्रो कर रहा है, फिर बाद में इसको N14 वाले मीडियम में डाल दिया तो 20 मिनट में ग्रो कर रहा है, तो भैया डबल हो गया, फिर डबल से 4 सेल बन गए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं।
अगर वहीं आगे बात करें हम लोग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव, अब जो बात करें विसिया फावा पे किसने किया, टेलर ने किया और उनके कॉलिग्स ने 1958 में किया। इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज करा था, डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड। वहीं अगर आगे बात करें हम, कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो है 18 मिनट में होता है, तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड लग रहा है, जो कि बहुत फास्ट है। ये केवल फास्ट ही नहीं बल्कि एक तरीके से डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी इसकी हाई होती है, क्योंकि अगर जरा से भी मिस्टेक हो जाए तो क्या आ जाएगा भाई, म्यूटेशन हो जाएगा। अगर बात करें हम, जो एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है भाई रिप्लिकेशन। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये डुअल पर्पज यहाँ करता है, तो सबस्ट्रेट तरीके से बिहेव कर रहा है, दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए। द टू टर्मिनल फॉस्फेट्स इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं, जो कि जैसे कि एटीपी में दिखते हैं वैसे यहाँ भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड में ट्राइफॉस्फेट में हाई एनर्जी फॉस्फेट्स होते हैं। अच्छा, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट्स इन इट्स एंटायर लेंथ, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है एनर्जी की। वही अगर बात करें हम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो भैया 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही वर्क करता है, क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फॉर्म। अगर आप करें, रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, किसी प्लेस से भी थोड़ा स्टार्ट होता है। देयर इज एन डिफाइनिंग रीजन होते हैं जहाँ पे इक्वलाई, जैसे इक्वलाई डीएनए मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं इनको, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूरत रहती है। अगर कभी कभी सेल डिवीजन रुक जाए डीएनए रेप्लिकेशन के बाद तो क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइड हो जाएगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्री, भाई कंप्लीमेंट्री के बेस पर तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना, गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडेनोसिन की जगह बात करें तो बस यूरेसिल आ जाएगा, मतलब यूरेसिल की जगह यूरेसिल आ जाएगा थाइमिन की जगह, बस बाकी तो सब सेम ही रहेगा। और लेकिन यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही सेगमेंट डीएनए का क्या होगा भाई, कॉपी होगा। It they code for protein, the sequence of amino acid in the protein would be different, hence one segment of the DNA would be coding for two different protein। अगर दोनों ही स्ट्रैंड कोड करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक पोर्शन जो होगा दो प्रोटीन को कोड करेगा, जो कि बहुत ही क्या हो जाएगा भाई, कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और आरएनए डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, मतलब प्रोटीन आरएनए को नहीं बनने देगा। वहीं अगर आगे बात करें हम लोग तो ये प्रमोटर रीजन होगा, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, भाई इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट है जीन, दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए, बट डीएनए पे लोकेटेड है जीन, इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली define a gene in term of DNA sequence। अच्छा, DNA sequence coding for tRNA RNA molecules also define gene, भाई जो tRNA और RNA के लिए कोड करते हैं वो भी डिफाइन जीन की तरीके से होते हैं। अच्छा, सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन वो सेगमेंट है डीएनए का कोडिंग करता है पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कोड बी सेड एज मोनोसिस्टोनिक। अगर जो स्ट्रक्चरल जीन है केवल एक के लिए ही कोड कर रहा है तो उसको मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं, जो कंडीशन यूकैरियोट्स में मोस्टली देखी तो कोड्स फॉर सिंगल प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, मोस्टली बैक्टीरिया में क्या होता है कि पॉलीसिस्टोनिक, मतलब कोड्स फॉर मल्टीपल प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कोड्स बोल देते हैं इन यूकैरियोट्स में। अगर बात करें मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस, यूकैरियोट्स आर स्प्लिट। यूकैरियोट्स में भैया कैसा होता है भाई, स्प्लिट जीन होता है ना अपन लोगों में। मोनोसिस्टोनिक क्या करेगा, वो तो भैया प्रोकैरियोट्स में होता है ये पॉलीसिस्टोनिक, मतलब एक में ही भाई जेड भाई ये तीन के तीनों भाई कोड कर रहा है ना प्रोटीन का, तो पॉलीसिस्टोनिक हो गया ना। अच्छा, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डिफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए, बट डीएनए के लिए फिर कॉम्प्लिकेट सिचुएशन होगा, क्योंकि डीएनए में तो भाई दोनों चीजें प्रेजेंट है और वहां जो है क्योंकि एक्टिव पोर्शन भी है और इनएक्टिव पोर्शन भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस भी भाई अफेक्ट करते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल जीन तो कोड होगा लेकिन ये भी इफेक्ट करते हैं। हेंस समटाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन बोल देते हैं, इवन दो दिस सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। भाई आरएनए प्रोटीन को कोड नहीं करे लेकिन भाई स्टार्ट और स्टॉप और ये सारे काम तो कर ही रहे हैं। अच्छा, रेगुलेटरी जीन क्या होते हैं, ये सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। बाय इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो भी करता है इसको अफेक्ट। भाई अगर आगे बात करें, अगर टाइप्स ऑफ आरएनए प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन बात करें तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब न्यूक्लियोटाइड ही तो एक तरीके से सबस्ट्रेट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सिग्मा फैक्टर को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करेगा और बाद में क्या भाई टर्मिनेटरिज्म को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, रो फैक्टर, और बाद में ये तीनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। आगे बात करें हम, यहाँ गलत बोल दिया, प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज तो लगेगा वहां प्रमोटर रीजन पे।
भैया क्या बात करें, आरएनए पॉलीमरेज बात करें, समहाउ फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स को भी यहाँ ओपनिंग करता है, साथ साथ में एलोंगेशन तो करा ही रहा है, तो यहाँ हेलिक्स को भी ओपनिंग करता है, ये बात आप लोग पहले देख चुके हैं। आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, लेकिन ये इनिशिएटर फैक्टर मतलब सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर के साथ इनिशिएट और टर्मिनेट भी कराता है प्रोसेस को। वही अगर बात करें कैपिंग, ये दिखाई मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और टेलिंग बात करें पॉलीएडेनाइल ग्रुप की, क्या हो रही है, टेलिंग होती है। The split gene arrangement represent probably an ancient feature of genome. The presence of introns is reminiscent of antiquity, and the process of splicing represent the dominance of RNA word. Dominance of RNA word को represent करता है। अच्छा, biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting. The proposition and deciphering of genetic code were most challenging. तो ये एक तरीके से प्रोपोजिशन मतलब हाइपोथेसिस, डेसिफर मतलब साइंटिफिक हाइपोथेसिस, यहाँ पर ये क्या है भाई, चैलेंजिंग है जेनेटिक कोड। कैसे, जॉर्ज गैमो ने बताया कि भैया चार ही कोड है, और 4 कोड को 20 अमीनो एसिड को कोड करना है, तो इसके लिए भाई कोडोन कैसा ट्रिपलेट होना चाहिए, 3 न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बात करें तो 3 के फॉर्मेट में 64 बन सकते हैं, 64 में से 61 ही कोड करते, वो तो अपन को पता ही। लेकिन अब ये कोडॉन्स जो होते, प्रॉब्लम क्या है कि भैया डीएनए से ही बन रहा था, मतलब किसी हम बॉडी के अंदर ही बना पा रहा था, लेकिन हरगोविंद खुराना ने इसको सॉर्ट कर दिया। मतलब द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना, इन्होंने मतलब बाहरी इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसिंग आरएनए को इंस्ट्रूमेंट से बाहर ही बना लिया विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ बेस। आप अपने हिसाब से बेस पेयर लगा सकते थे, वो होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर बना पा रहे थे। और मार्शल नेरीवेल ने बात करें तो सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बना दिया। तो इससे क्या किया भैया, इन लोगों ने सारे के सारे जो भी कोड्स थे उनको डिकोड कर लिया और बता दिया कि भैया कौन सा कोड किसको किसके लिए कोड कर रहा है। तो मार्शल नेरीवेल ने प्रोटीन सेंसी बना लिया, तो ये भाई हेल्प द कोड ऑफ डेसिफर, मतलब डिकोड कर दिया पूरे के पूरे कोड को, कोडॉन को। अब इसमें बात करें तो हेल्प किसने करी, तो सेवरो ओका एंजाइम एक होता है जो क्या करता है, वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग ऑफ आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब अपन को डीएनए जैसे टेम्पलेट की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही अपन बना पा रहा है। तो इसमें एंजाइम कौन सा लगा, सेवरो ओका एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। अब बात करें फाइनली फिर क्या बना दिया लोगों ने, चेकर बोर्ड बना दिया। मतलब कौन सा जो कोड है भाई, 64 कोड जो भी बनेंगे भाई, 64 कोड बना लिए। इनसे भाई 4 को मिला, अगर 3 के कोड में रखेंगे तो 64 फॉर्म बन सकती हैं। 64 की 64 में से कौन किसको कोड कर रहा है। 3 तो स्टॉप कोडन होते हैं, 61 में 61 जो है 3 तो स्टॉप कोडन होगा, 61 क्या करते हैं भाई, कोड ही करते हैं। अच्छा, आगे आप बात करें हम लोग तो AUG मेथियोनिन को कोड करता है, UU या UC फिनाइलैंड को कोड करता है, ये बात बताई दी अपन लोगों ने। सिकल सेल एनीमिया बात करें, पॉइंट म्यूटेशन होता है। अगर हम क्या करते हैं, जैसे ये स्टेटमेंट है, अगर इसमें एक वर्ड को घुसेड़ दे तो क्या हो जाएगा भाई, ये पढ़ने का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। 2 को ऐड करेंगे तो भी ये पढ़ने का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन 3 को ऐड करते तो आगे देखो रेड और कैप था, वो यहाँ भी रेड कैप ही है। मतलब कि 3 को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो वे वाली की इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेस चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। तो ऐसे म्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलीशन म्यूटेशन। अच्छा, वहीं अगर बात करें इंसर्शन या डिलीशन ऑफ 3 इट्स मल्टीपल, 3 या मल्टीपल में डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्ट और डिलीट इन 1 और मल्टीपल कोडॉन, 1 और मल्टीपल कोडॉन, हेंस 1 और मल्टीपल अमीनो एसिड्स एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट। अगर 3 डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, टीआरएनए एंड एडाप्टर मॉलिक्यूल बात करें, अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी टू रीड द कोडॉन। कोडॉन को रीड करने के लिए अमीनो एसिड के पास कोई स्टेबिलिटी है नहीं। तो टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन लूप होता है जो कि क्या करेगा भाई, एमआरएनए को क्या करेगा, रीड करेगा और इसीलिए यहाँ पर क्या जोड़ता चला जाएगा, अमीनो एसिड को जोड़ देगा। और अमीनो एसिड पता ही है हर सबके लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड होते हैं, हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। टीआरएनए दिन पहले तो अपन लोग टीआरएनए को ऐसा आरएनए या सॉल्वेबल आरएनए बोलते थे, जब पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बाद में पता लगा कि भैया ये जो है एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है। वही अगर आगे बात करें, फेवर्ड इनर्जेटिकली मतलब कि द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड इनहेंस द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इनर्जेटिकली प्रोसेस है और ये इनहेंस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इनहेंस हो जाता है। द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिंग प्रोटीन्स इज राइबोसोम। भाई राइबोसोम में तो ये प्रोटीन बन रही है, तो ये सेलुलर फैक्ट्री होगी। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर एन एमआरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए प्रोटीन बिगिन। भाई स्मॉल सब यूनिट होती है तभी प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। देयर आर 2 साइट्स ऑफ लार्ज सब यूनिट में 2 साइट है, 2 साइट्स ऑफ लार्ज सब यूनिट फॉर subsequent amino acids to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a peptide bond. The ribosome also act as catalyst. भाई राइबोसोम कैटलिस्ट के तरीके से भी करता है, 23 आर नहीं करता है इन बैक्टीरिया। एंजाइम किस क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, एन एमआरएनए आल्सो हैज सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर referred as untranslated region. The untranslated regions are present at both 5' and before start codon and at 3' and after stop codon के बाद present होते हैं। They are required for efficient translation process. ये efficient translation process के लिए क्या होते हैं, अपन को required रहते हैं 5' end से पहले और 3' end के बाद में। अगर आगे बात करें हम, translated into polypeptide sequence dictated by DNA and represented by mRNA, क्योंकि भाई
डीएनए ही तो भाई अपन लोग डिक्टेट करते हैं, और डीएनए से क्या बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए क्या बनाएगा प्रोटीन, तो डिक्टेटेड बाई डीएनए, डिक्टेटेड डीएनए और रिप्रेजेंटेड बाई एमआरएनए से रिप्रेजेंट होता है। अगर आगे बात करें हम, इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, अगर लैक्टोज ही बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट है तो भैया लैक्टोज को तोड़ने के लिए बीटा ग्लूटासाइड चाहिए, तो बीटा ग्लूटासाइड का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, तो बीटा ग्लूटासाइड से नहीं बनेगा भाई, लिख रखा है लैक्टोज अराउंड देम टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लूटासाइड, अपन को बीटा ग्लूटासाइड की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इन प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो कंट्रोल करते हैं ताकि भैया कोई खाली पीली के प्रोटीन ना बने। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है वो कुछ एक्सेसरी प्रोटीन से भी कंट्रोल होती है। आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रोमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एसएससी प्रोटीन, जो ये प्रोटीन होती है ये दो तरीके हो सकती है, एक तो पॉजिटिवली मतलब एक्टिवेटर, मतलब ये एमआरएनए के प्रोसेस को बढ़ाएंगे, और एक होता है नेगेटिवली रिप्रेशर, मतलब ये आरएनए के प्रोसेस बनने के प्रोसेस को क्या करेंगे, कम करेंगे। अच्छा, ईच ऑपरेंड हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेशर होता है। अच्छा, लैक ऑपरेंड बात करें, आप पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर, क्योंकि जेड वाई ये तीन के तीनों एक ही प्रोमोटर से तो रेगुलेट हो रहे हैं, तो रेगुलेटरी जीन बात करें एक कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन कॉमन होते हैं। तो ये पिपोजिया बात करें तो भैया ये देखो रिप्रेसर मारने वाला रिप्रेसर प्रोटीन जो कि यहाँ ऑपरेटर पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमर नहीं जुड़ पाएगा, तो इसका कोई ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब लैक्टोज इंड्यूसर प्रेजेंट होगा एलो लैक्टोज, तो वो क्या करते हैं भाई यहाँ जुड़ जाएगा इस पे, और इसको ऑपरेटर पे नहीं जुड़ देगा, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमर जुड़ जाएगा, और एमआरएनए और बीटा ग्लूटासाइड परमेज और ट्रांसलेशनलाइज बन जाएंगे, कंफर्म। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंड बात करें तो नेगेटिव टाइप है, लेकिन लैक ऑपरेंड जो होता है ये पॉजिटिव टाइप रेगुलेशन भी कर सकता है। नेगेटिव टाइप वाला अपन पढ़ना, पॉजिटिव टाइप भी कर सकता है जो कि अपने सिलेबस से बाहर है, पॉजिटिव टाइप कर सकता है, ये बात एनसीईआरटी लिखती है। अच्छा, इफ ई अगर बात करें हम जेनेटिक डाटा को स्टोर करें, तो अगर हर पेज पे 1000 लेटर लिखें और ऐसी बुक में 1000 पेज हो तो ऐसी 33 मतलब 3300 सच बुक्स 3300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी डीएनए सीक्वेंस को एक सिंगल ह्यूमन सेल से निकलने वाले डीएनए सीक्वेंस को लिखने में। अगर बात करें एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इशू, ELSI, एथिकल लीगल एंड सोशल इशू दैट में अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से ये भी इशू अराइज हुआ। अच्छा, जब ये काम हुआ तो क्या हुआ, डीएनए सीक्वेंस कैन lead to an understanding of their natural capabilities, then can be applied towards solving challenges in healthcare में भी वही प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिली, एग्रीकल्चर में हेल्प मिली, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन, और मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल्स ऑर्गेनिजम्स के भी अपन लोगों ने क्या किए, सीक्वेंस किए हैं, किसके किसके, सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, सेनोर हैबिटाइट एलिगेंस, अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड होता है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, प्लांट राइस, और अरेबिडोप्सिस को हम लोगों ने कोड कर रखे हैं सीक्वेंस, इनके भी कोड सीक्वेंस किए हैं। अगर बात करें हम लोग जब डीएनए सीक्वेंस को कोड किया, तो डीएनए सीक्वेंस में इतनी सारी कोडिंग है, इसको सबको लिखने के लिए जो है हम लोग कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं, और इस सीक्वेंस को एकदम से पूरे इतने लंबे लंबे डीएनए को अपन नहीं पढ़ पाते, इसलिए अपन लोगों ने सीक्वेंस थोड़े छोटे पीस कर लिए डीएनए को, उसको कोड किया। तो ये प्रोसेस को अपन फ्रेडरिक सेंगर ने बताया था, तो वो बात लिखी नहीं है कैसे होता है। द फ्रेगमेंट वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर, वो मेथड नहीं लिखा है। अच्छा, जो फ्रेडरिक सेंगर बात करी, इन्होंने अमीनो एसिड के बारे में बताया था, मतलब किस प्रोटीन को कोड कैसे जुड़े होते हैं प्रोटीन में अमीनो एसिड। तो रिमेंबर सेंगर इज also credit for developing method for determination of amino acid sequence in प्रोटीन में किस सीक्वेंस में लगे अमीनो एसिड, इसके बारे में बताते, और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जिस बात में डिस्कशन कर रहा है। These sequence were then arranged based on some overlapping regions present in them. This required generation of overlapping fragments for sequencing. Alignment of these sequence was humanly not possible. Therefore specialized computer based programs were developed. तो computer based program डेवलप करेंगे, क्योंकि ह्यूमन के लिए इतने लंबे लंबे कोड को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं अगर आगे बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। वैसे बल्क डीएनए जो होता है मेजर पीक बनाता है, स्मॉल पीक कौन बनाता है, सेटेलाइट डीएनए, डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन एटी और जी सीरीज के बिहाफ पर सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट। दीज सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन बनाते हैं। दी सीक्वेंस मतलब भाई ये किसी को कोड नहीं करते सैटेलाइट डीएनए, लेकिन ये लार्ज सीक्वेंस मतलब ये भैया है जरा से मतलब ये है कि इतने भी जरा से नहीं है कि इनका कोई महत्व नहीं है, महत्व तो है इनका, वही बात लिख रखी है, सीक्वेंस शो हाई लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, दीज सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि बेसिस बनाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, कहीं का भी हो स्पर्म फ्रॉम अ इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, वो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। सैटेलाइट डीएनए तो समय डिफरेंट होता है, तो इसी को तो अपन मैच करते हैं, और एक इंसान का सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेस ऑफ जेनेटिक मैपिंग एंड ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये
डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इनका सबका क्या बनाता है, बेस बनाता है। डीएनए सीक्वेंसिंग इज द बेस ऑफ जेनेटिक मैपिंग, ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन ऑफ जेनेटिक लेवल अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन जो जेनेटिक मतलब उसमें वेरिएशन है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल और इन द जर्म सेल, जर्म सेल में भी हो सकते हैं, लेकिन जो जर्म सेल में होते हैं सेल्स दैट जर्म सेल्स म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपैक्ट इंडिविजुअल, मतलब उस इंडिविजुअल पर कोई इंपैक्ट नहीं डालते, लेकिन ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दूसरे मेंबर में पहुंच जाते हैं। अच्छा, अगर बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सैंपल लेते हैं, जहाँ पे भी अपन को जहाँ पे सैंपल लेना है, सेपरेट करते हैं उस सेल को, फिर लाइसिस करते हैं, डीएनए निकालते हैं उसको पीसीआर करके बढ़ा लेते हैं मोर डीएनए। अब इसको जेल में डाल के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इसको डीएनए को तोड़ने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, एल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं, क्योंकि गर्म करेंगे तो जेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर उसकी कॉपी बना लेते हैं नायलॉन मेम्ब्रेन पे। फिर अपन लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब को इनके ऊपर डालते हैं, जिनके ऊपर सस्पेक्ट होता है उनके प्रोब बनाना के यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए के डालते हैं, और जिसकी कॉपी बन जाती है, ज्यादा मैच करता है, तो उसी को ही क्या है, उसी का ही ये होता है। बाकी ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एलील एट अ लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ frequency greater than 0.01. In simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. मतलब अगर 0.01% से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसका मतलब क्या है, इनहेरिटेबल म्यूटेशन है, observed in population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence, ये चीज non-coding DNA sequence में ज्यादा दिखती है अपन को म्यूटेशन, in these sequences may not have any immediate impact, कोई immediate impact नहीं दिखता है अपन को। Reproducibility, these mutations keep on accumulating generation after generation, ये accumulate होते रहते हैं, and from one of the base of variability polymorphism there is variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide chains to very large scale, मतलब ये single nucleotide से लेकर large scale तक ये ऐसी polymorphism देखने को मिल सकती है। लेकिन ये polymorphism evolution के लिए बहुत और स्पेसिएशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर वेरिएबिलिटी नहीं आएगी तो भैया एवोल्यूशन कैसे होगा। तो 0.01% से अगर ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी तो क्या इनहेरिटेबल म्यूटेशन हो जाएगी। अगर आगे बात करें हम लोग तो डीएनए फिंगरप्रिंट आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं, फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेसिस मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोसिक और नायलॉन मेम्ब्रेन पे, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब से करते हैं, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, वीएनटीआर जो होते हैं ये क्या भाई सैटेलाइट का ही पार्ट है। अच्छा, मिनी सैटेलाइट का जो है वीएनटीआर का ही एक पार्ट है, तो द वीएनटीआर बिलोंग टू द क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रिफर्स टू एज मिनी सैटेलाइट। स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस अरेंज्ड टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर्स में टेंडमली रिपीट होते हैं। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, ये कॉपी नंबर बदलता रहता है इन एन इंडिविजुअल। द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो ये रीजन होता है ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, क्योंकि ये पोर्शन किसका है, ये पोर्शन तो भाई सैटेलाइट डीएनए का ही है, तो वही तो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। एज अ रिजल्ट साइज ऑफ वीएनटीआर वेरी करता है 0.1 से 20 केबी तक। अच्छा, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद वीएनटीआर प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन के बाद द ऑटो रेडियोग्राफी गिव मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज। These bands give characteristic pattern for an individual DNA। एक आदमी के लिए जो होते हैं ये जो बैंड्स होते हैं सेम होते हैं, तो इसलिए भाई उनमें क्या होता है भाई दोनों आपस में पेयर बना लेते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें तो ये क्या होता है वीएनटीआर सभी में क्या होता है अलग अलग होते हैं, सभी में अलग अलग तरीके से पैटर्न बनते हैं। तो इसी को पहले क्या करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैच करते हैं। ये देखो भाई 2 क्रोमोसोम लिए गए 7 नंबर 7, 2 लोगों के लिए 2 नंबर 16 नंबर दोनों के बनाए, इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया नायलॉन मेम्ब्रेन पे, और इसको जो है जिस पे सस्पेक्ट था उनसे मैच करा तो पता लगा जो सी वाला है ये अपन को क्या सैंपल मिला है। सैंपल बात करें तो बी वाले से मैच ज्यादा करा तो मतलब ये बी वाले का है, मतलब जो अपन को कहाँ क्राइम साइट से मिला है डीएनए। अगर बात करें डीएनए एंड आरएनए दोनों के दोनों ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल के तरीके से वर्क कर सकते हैं, बट डीएनए बीइंग केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर आरएनए इज द फर्स्ट टू इवॉल्व एंड डीएनए वाज डिराइव्ड फ्रॉम, बाय आरएनए से ही बना है। द डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली, द प्रोसेस इज गाइड बाय द कंप्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर आरएनए मे इन सिंपलिस्टिक टर्म कैन बी रिफर्ड एज जीन, उसको जीन बोलते हैं। स्पेसिफिक टीआरएनएज फॉर एवरी अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। RNA act as catalyst for peptide bond formation, which is RNA enzyme ribozyme. Translation is a process that RNA indicating that life begin around RNA की चारों तरफ घूम रही है। Since
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज द प्राइमरी स्टेप फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया। मोर देन वन जीन इज अरेंज्ड टुगेदर। रेगुलेशन इन यूनिट कॉल्ड एज ओपरॉन। लैक ओपरॉन जो होता है इसको क्या बोलते हैं भैया? लैक ओपरॉन इज प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप ओपरॉन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोटोटाइप होता है। आप लोग इस तरीके 100% पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है इस चैप्टर की।